नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, महाराजा अग्रसेन पीजी कॉलेज फॉर वुमेन झज्जर। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव कान की संरचना एवं इसके कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर मानव कान है क्या। मानव कान एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो कि ध्वनि तरंगों को, ध्वनि संवेदनाओं को ग्रहण करती है, जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की आवाजों को, ध्वनियों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, उनका अर्थ निकाल पाते हैं। अगर संरचना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानव कान के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल ईयर या बाह्य कर्ण, इसके बाद मिडल ईयर या मध्य कर्ण और फिर इनर ईयर या आंतरिक कर्ण। और आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि मानव कान का योगदान मात्र सुनने में नहीं होता, अपितु यह हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। हम मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही सुन सकते हैं। अब हम एक डायग्राम के सहारे मानव कान के इन तीनों भागों को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पिन्ना, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम, ये 3 हिस्से आपस में मिलकर के एक्सटर्नल ईयर का निर्माण करते हैं। इसके बाद मिडल ईयर और सबसे आखिरी हिस्से में है इनर ईयर। ध्वनि तरंगे सबसे पहले पिन्ना से टकराती हैं, फिर यहाँ से ईयर कैनाल से होती हुई हमारे ईयर ड्रम को हिट करती हैं, जिससे कि ईयर ड्रम में वाइब्रेशन शुरू होता है। ईयर ड्रम इस वाइब्रेशन को मध्य कर्ण में ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। मध्य कर्ण की तीनों ऑसिकल्स स्पंदित होना शुरू हो जाती हैं और फिर यह स्पंदन हमारे इनर ईयर तक पहुंच जाता है। इनर ईयर, जहां पर ऑडिटरी रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं, वो इस स्पंदन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज कर देते हैं और फिर यह इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑडिटरी नर्व की सहायता से हमारे ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि हमें ध्वनि या आवाज का अनुभव होता है, हम उसके अर्थ को समझ पाते हैं। अब हम एक एक करके मानव कान के इन तीनों हिस्सों को समझने की, पढ़ने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बाह्य कर्ण में 3 हिस्से होते हैं, पिन्ना, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम। पिन्ना, जिसे हम ऑरिकल के नाम से भी जानते हैं और जो हमारे सिर के दोनों छोरों पर स्थित होता है और जिसे हम नॉर्मल भाषा में कान की संज्ञा देते हैं। हालांकि इसका सुनने में कोई अहम योगदान नहीं होता, तथापि ये हमारे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है। पिन्ना साउंड लोकलाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि ये बाह्य वातावरण से आ रही ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है और इन ध्वनि तरंगों को ईयर कैनाल में ट्रांसमिट करता है। ईयर कैनाल, या जिसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के नाम से भी जानते हैं, देखने से ही स्पष्ट है कि एक टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब या नलिका के जैसी है, जिसकी लंबाई लगभग 25 मिलीमीटर के आसपास होती है और जिसका व्यास लगभग 7 मिलीमीटर के आसपास होता है। यह टेढ़ी मेढ़ी नलिका इन ध्वनि तरंगों को ईयर ड्रम तक पहुंचाने का कार्य करती है। साथ ही हमारे इस ईयर कैनाल में एक ईयर वैक्स पाया जाता है और छोटे छोटे हेयर्स यानी कि बाल पाए जाते हैं, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स से और साथ ही साथ छोटे मोटे कीट पतंगों से, धूल से हमारे ईयर ड्रम की रक्षा करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ईयर कैनाल का एक महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि अगर हमारे वातावरण की आर्द्रता या टेम्परेचर में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन होता है, तो ये उस परिवर्तन से हमारे ईयर ड्रम को बचाने का कार्य करती है। बाह्य कर्ण का सबसे अंतिम हिस्सा है ईयर ड्रम, या जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये ईयर ड्रम एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि ध्वनि तरंगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है।
जब ध्वनि तरंगे इस ईयर ड्रम से टकराती हैं, तो ये ईयर ड्रम हिलना शुरू कर देता है, वाइब्रेट होने लगता है। इस ईयर ड्रम का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि ये इस वाइब्रेशन को मध्य कर्ण तक पहुंचाता है। साथ ही साथ हमारा ईयर ड्रम हमारे मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण की नाजुक संरचनाओं की रक्षा करने में भी अहम भूमिका निभाता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे अपने मध्य कर्ण के बारे में। मध्य कर्ण ये हवा से भरा हुआ एक छोटा सा कक्ष होता है, जिसमें मुख्य तौर पर 3 हड्डियां, जिन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है, होती हैं। ये 3 हड्डियां होती हैं हेमर और मेलियस, एन्विल और इनकस, स्टेपिडियस और स्टेपीज। स्टेपीज आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी हमारे मध्य कर्ण में ही स्थित होती है, जिसका नाम है स्टेपिडियस। ये तीनों हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं और साथ ही हैमर जुड़ा हुआ होता है हमारे ईयर ड्रम से। तो जैसे ही ईयर ड्रम में स्पंदन शुरू होता है, तो हैमर भी वाइब्रेट होने लगता है। हैमर के वाइब्रेशन से एनविल और एनविल के वाइब्रेशन से स्टेपीज भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये मध्य कर्ण हमारे वाइब्रेशन को इनर ईयर तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही यहाँ पर 2 मसल्स होती हैं जो मध्य कर्ण की इन तीनों ऑसिकल्स की गति को नियंत्रित करती हैं। ये दोनों मसल्स हैं टेंसर टिम्पैनी और स्टेपिडियस। टेंसर टिम्पैनी हमारे हैमर की गति को नियंत्रित करती है, जबकि स्टेपिडियस हमारे स्टेपीज की गति को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त मध्य कर्ण में 2 विंडोज पाई जाती हैं, जिन्हें ओवल विंडो और राउंड विंडो के नाम से जाना जाता है। मध्य कर्ण का सबसे अंतिम हिस्सा होता है यूस्टेशियन ट्यूब। ये यूस्टेशियन ट्यूब कान के दोनों ओर वायुमंडलीय दबाव में संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। आमतौर पर ये ट्यूब बंद रहती है, लेकिन जब कभी भी हम खांसते हैं, छींकते हैं, ऊँघते हैं, बोलते हैं, निगलते हैं, ऐसी स्थिति में ये यूस्टेशियन ट्यूब खुल जाती है। इस ट्यूब का एक छोर हमारे गले में जाकर खुलता है, जिसकी सहायता से ये वातावरण से जुड़ी रहती है। इस प्रकार मध्य कर्ण का मुख्य कार्य स्पंदन को बाह्य कर्ण से आंतरिक कर्ण तक पहुंचाना होता है। साथ ही साथ हमारी दोनों पेशियां इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ताकि आंतरिक कर्ण के ऊपर अधिक दबाव न बन पाए। अब हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आंतरिक कर्ण के बारे में। आंतरिक कर्ण जो कि कान की एक जटिल संरचना होती है। यहाँ पर 2 भाग मुख्य होते हैं, एक वेस्टिबुलर ऑपरेटस और दूसरा कॉक्लिया। वेस्टिबुलर ऑपरेटस में 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स पाई जाती हैं, जैसा कि आप इमेज को देख रहे हैं। एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनल एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनल। और इस वेस्टिबुलर ऑपरेटस का मुख्य कार्य हमारी बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करना होता है। सुनने से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता। कॉक्लिया एक ऐसी संरचना है जो कि एक कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, घोंगे यानी कि स्नेल से मिलती जुलती होती है, और ये ध्वनि संवेदना में अहम भूमिका निभाती है। कॉक्लिया ही वो संरचना है जहां पर ऑडिटरी रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि स्पंदन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदलने का कार्य करते हैं। अब हम इस कॉक्लिया को और अधिक डिटेल में और अधिक विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि इस इमेज को देखने से साफ स्पष्ट हो रहा है कि हमारे कॉक्लिया में 3 चैम्बर्स होते हैं। सबसे ऊपरी चैम्बर है स्काला वेस्टिबुलाई, सबसे निचला चैम्बर है स्काला टिम्पैनी, और बीच में जो चैम्बर है दैट इज कॉल्ड स्काला मीडिया और कॉक्लियर डक्ट। स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टिम्पैनी में पेरिलिम्फ नामक द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है, जबकि स्काला मीडिया में एंडोलिम्फ नामक द्रव्य पदार्थ भरा होता है। अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर दोनों हेलिकोट्रिमा नामक छेद से आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन स्काला मीडिया या कॉक्लियर डक्ट
इन दोनों चैम्बर से किसी भी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं करता है। इन तीनों चैम्बर्स के अतिरिक्त हमारे कॉक्लिया में दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। ये दो मेम्ब्रेन्स हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन। रीजनर मेम्ब्रेन वो झिल्ली है जो कि स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला मीडिया को सेपरेट करने का कार्य करती है, जबकि बेसिलर मेम्ब्रेन हमारी स्काला टिम्पनी और स्काला मीडिया को सेपरेट करने का कार्य करती है। इसी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर टाइनी हेयर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स सेल्स की भूमिका अदा करते हैं, जिन्हें ऑर्गन ऑफ ओटी का नाम दिया जाता है। जब स्पंदन हमारे बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर इन टाइनी हेयर सेल्स को एक्टिवेट करता है, तो ये टाइनी हेयर सेल्स इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज कर देते हैं और फिर यह इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑडिटरी नर्व के माध्यम से हमारे ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स को पहुंचा दिया जाता है, जिससे हमें ध्वनि का आभास होता है, हम ध्वनि के अर्थ का अनुमान लगा पाते हैं। अब हम पूरे प्रोसेस को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने का कार्य पिन्ना करता है। ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके ये ध्वनि तरंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस में पहुंचा दी जाती हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस को क्रॉस करके ये ध्वनि तरंगे हमारे ईयर ड्रम को हिट करती हैं, जिससे ईयर ड्रम में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। क्योंकि मध्य कर्ण की तीनों हड्डियां हमारी ईयर ड्रम से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए एक एक करके इन तीनों हड्डियों में भी वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। अब मध्य कर्ण की अंतिम हड्डी स्टेपीज जो कि ओवल विंडो से जुड़ी हुई होती है, तो ओवल विंडो में भी मोशन शुरू हो जाता है और ये मोशन कॉक्लिया के फ्लूइड में गति पैदा करता है। अब जब कॉक्लियर फ्लूइड में स्पंदन होने लगता है, मोशन पैदा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट होने लगती है। ऐसी स्थिति में बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर जो टाइनी हेयर सेल्स पाए जाते हैं, जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स की भूमिका अदा करते हैं और जिन्हें हम ऑर्गन ऑफ ओटी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी मोशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्पंदन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज करने का कार्य करते हैं। These electrical impulses then transmitted to the auditory nerve और फिर auditory nerve इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को हमारे ब्रेन तक ले जाने का कार्य करती है, where they are interpreted as sounds। अंत में हम इस प्रकार से ध्वनि को सुन पाते हैं। अब हम एक वीडियो की सहायता से इस मानव कान की संरचना और इसके फंक्शंस को और भी अधिक डिटेल्ड वे में और भी अधिक इंटरेस्टिंग वे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हम म्यूजिक को कैसे सुन पाते हैं? अब तुम कहोगे कि राम, मेरा मोबाइल या फिर मेरा लैपटॉप ये साउंड को क्रिएट करता है और ऐसे ही मैं इस साउंड को सुन पाता हूं। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ और भी हो रहा है। देखो, एक स्पीकर ये बस अपने पास में रखी हुई एयर मॉलिक्यूल्स को आगे पीछे मूव करवाता है, इसे वाइब्रेट करवाता है और फिर ये एयर मॉलिक्यूल्स ये अपने आगे वाली एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाती है और ऐसे ही करते करते सारी मॉलिक्यूल की लेयर्स ये वाइब्रेट करने लगती हैं। अब एयर मॉलिक्यूल्स के इस वाइब्रेशन को हम साउंड वेव बुलाते हैं और जब ये साउंड वेव ये हमारे कानों तक पहुंचती है ना, तो हम इस म्यूजिक को सुन पाते हैं। लेकिन तुम ये सोच रहे होगे कि राम, हम एयर मॉलिक्यूल के इस सिंपल से मोशन से कैसे म्यूजिक को सुन पाते हैं? अब इसे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे ईयर को। मेरा मतलब है कि ईयर के स्ट्रक्चर को। तो आप देखते हैं कि ईयर के अलग अलग पार्ट्स ये कैसे साथ में काम करते हैं ताकि हम म्यूजिक को सुन पाएं। तो देखो, ईयर के मेजरली 3 पार्ट होते हैं। ये बाहरी हिस्सा, इसे हम बुलाते हैं आउटर ईयर। ये बीच वाला हिस्सा, इसे हम बुलाते हैं मिडिल ईयर। और ये अंदर वाला हिस्सा, इसे हम बुलाते हैं इनर ईयर। अब देखो, ये सबसे पहली पार्ट आउटर ईयर की होती है, इसे हम बुलाते हैं पिना। ये वो वाला पार्ट है जिसे तुम देख सकते हो, जिसे तुम टच कर सकते हो, या फिर जिसे पकड़ के तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती हैं। अब देखो,
पिना का फंक्शन ये है कि ये सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और इन्हें भेज देता है हमारी ऑडिटरी कैनाल के अंदर। अब साउंड वेव्स इस चैनल के थ्रू जाती हैं और फिर हिट करती हैं हमारे ईयर ड्रम को। देखो ये इसे मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है, लेकिन असल में ये ग्रीन कलर का होता नहीं है, ठीक है। अब देखो इसे हम ईयर ड्रम इसलिए बुलाते हैं ना क्योंकि ये एक ड्रम की स्किन की तरह होता है, ड्रम की ऊपर वाली लेयर की तरह। मतलब कि ईयर ड्रम ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है और ये बहुत ही सेंसिटिव है वाइब्रेशन की। हल्की सी मोशन होगी ना तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगेगा। यानी कि जब एयर मॉलिक्यूल्स ऑडिटरी कैनाल के अंदर वाइब्रेट करते हैं और फिर ईयर ड्रम को स्ट्राइक करते हैं ना तो फिर ईयर ड्रम ये भी वाइब्रेट करने लगता है। अब देखो ईयर ड्रम ये आउटर ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करता है। तो अब आओ बात करते हैं मिडिल ईयर की पार्ट्स की। तो मिडिल ईयर में होते हैं इंसान की बॉडी के सबसे छोटे 3 बोन्स और इन तीनों को हम साथ में बुलाते हैं ऑसिकल्स और इनके खुद के भी बड़े ही फैंसी नाम हैं। पहले वाले को हम बुलाते हैं मैलियस, दूसरे को इंकस, तीसरे को स्टेपीस। और मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है जो कि दिखाती है कि असलियत में ये बोन्स कैसे दिखते हैं। तो देखो इनके इंटरेस्टिंग शेप के कारण हम इन्हें कुछ कॉमन नाम भी देते हैं जिन्हें कि याद करना थोड़ा आसान पड़ जाता है। पहले को हम बुलाते हैं हैमर, दूसरे को एनविल और तीसरे को स्टिरअप। देखो अगर तुम घुड़सवारी करोगे ना तो स्टिरअप वो चीज होगी जिस पे कि तुम पैर रखोगे। अब देखो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो उसके साथ साथ ऑसिकल्स ये भी वाइब्रेट करने लगते हैं। तो यानी कि ऑसिकल्स का फंक्शन ये हो गया कि ये वाइब्रेशन को ईयर ड्रम से इनर ईयर में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन केवल यही इनका मेन फंक्शन नहीं हो गया। देखो ये साउंड वेव्स की प्रेशर को एम्पलीफाई करके इंक्रीज करके इनर ईयर में ट्रांसफर करते हैं। अब तुम ये सोच रहे होगे यार यहाँ पे वाइब्रेशन प्रेशर को इंक्रीज करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखो इनर ईयर में होता है एक लिक्विड ना कि एयर, और तो यानी कि यहाँ पे वाइब्रेशंस को हमें एक लिक्विड के अंदर ट्रांसफर करना है ना कि एयर के अंदर। और तुम्हें अंदाजा होगा कि यार एक लिक्विड को वाइब्रेट करवाना ये थोड़ा मुश्किल काम होने वाला है कंपेयर टू एयर को वाइब्रेट करवाने से। तुमने ये खुद भी देख रखा होगा कि तुम आसानी से एयर में अपने हाथ को हिला पाते हो, लेकिन अगर वही तुम एक स्विमिंग पूल के अंदर हो तो पानी के अंदर हाथ को हिलाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे एक लिक्विड को वाइब्रेट करवाना है इसलिए हमें यहाँ पे एक हायर प्रेशर की जरूरत होने वाली है और यही करने में मदद करती है हमारी ऑसिकल्स। इनफैक्ट ऑसिकल्स ये प्रेशर को 20 गुना तक बढ़ा सकती हैं। अब तुम ये सोच रहोगे राम ऐसा कैसे हो पाता है। तो देखो ऐसा होता है ऑसिकल्स की स्ट्रक्चर के कारण। तो देखो यहाँ स्टेपीज का एरिया ये बहुत ही छोटा है कंपेयर टू ईयर ड्रम के एरिया से। तो जब फोर्स ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम ईयर ड्रम टू स्टेपीज तो ये कॉन्सेंट्रेट होता चला जाता है एक छोटे एरिया पे। और तुम्हें पता होगा कि जब सेम फोर्स ये एक छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो तो यानी कि प्रेशर ये इंक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि देखो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया और अगर एरिया छोटा हो जाए तो यानी कि प्रेशर ये बड़ा हो जाने वाला है। तो ऐसे ही ऑसिकल्स ये साउंड के प्रेशर को बढ़ा देती हैं। अब आप बात करते हैं इनर ईयर के बारे में। तो देखो इनर ईयर ये होता है एक बोनी स्ट्रक्चर और इसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है पर्पल कलर से। इनके ऊपर में होते हैं 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स और ये हमें मदद करते हैं बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में। जब तुम चल रहे हो, दौड़ रहे हो या फिर डांस कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी की बैलेंस ये मेंटेन रहती है। ये होता है इनकी मदद से। तो देखो वैसे ये हमें सुनने में मदद नहीं करती हैं इसलिए इनके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं। हमें साउंड को सुनने में मदद करती हैं ये नीचे वाली पोर्शन जो कि स्नेल की तरह दिख रही होगी। इसे हम बुलाते हैं कॉक्लिया। अब ये क्या करती हैं। तो देखो भले ही ईयर के बाकी सारे पार्ट्स ये वाइब्रेट कर रहे हों लेकिन जब तक ये वाइब्रेशन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगी और हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगी तब तक हम साउंड को नहीं समझ पाएंगे। और यही चीज होती है कॉक्लिया के अंदर। देखो जब स्टिरअप ये हमारे कॉक्लिया को हिट करता है तो इसके अंदर की फ्लूइड ये वाइब्रेट करने लगती है और फिर कॉक्लिया में होते हैं कुछ स्पेशल सेल्स जो कि इस वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और फिर यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये ऑडिटरी नर्व्स की मदद से जाता है ब्रेन को और फिर हम साउंड को समझ पाते हैं। अब एक आखिरी चीज, ये कॉक्लिया के सेल्स ये बड़े ही शानदार होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं ना ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनकी मदद से हम अलग अलग लाउडनेस की साउंड को सुन पाते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन पाते हैं। इनकी मदद से हम ये बता पाते हैं कि साउंड कब लाउड है या फिर साउंड कब सॉफ्ट है या फिर साउंड की फ्रीक्वेंसी ये कब हाई है
या फिर साउंड की फ्रीक्वेंसी ये कब लो है। अब इसी इंटरेस्टिंग चीज के कारण हम म्यूजिक के नोट्स को एंजॉय कर पाते हैं। अब आप वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हमने देखा कि हमारी आउटर ईयर का पिना ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और इन्हें ट्रांसफर कर देता है हमारे ईयर ड्रम के टुवर्ड्स, जो कि वाइब्रेट करना चालू कर देता है। और इसके कारण ये 3 बोन्स ऑफ ऑसिकल्स ये भी वाइब्रेट करने लगते हैं और ये साउंड को एम्पलीफाई करके कॉक्लिया में ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखो, कॉक्लिया में होते हैं कुछ स्पेशल सेल्स जो कि इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि जाता है हमारे ब्रेन के पास और फिर हम साउंड को समझ पाते हैं। अब मैं यहाँ पे ईयर की कितनी भी बड़ाई करूं तो कम है। देखो, हमारा ईयर ये एयर पार्टिकल्स के बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। यार, ये तो बिल्कुल ही अमेजिंग चीज है। तो मैं होप करती हूँ कि इस वीडियो के सहारे आप मानव कान की संरचना और फंक्शंस को और भी बेहतर और इंटरेस्टिंग वे में जान पाए होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, दिस इज टाइम फॉर असेसमेंट। आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड आई होप दैट यू विल नो द राइट आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी बोन्स आर इन द मिडल ईयर? मध्य कर्ण में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? And the right answer is 3. Hammer, anvil, and stepes. Now the next question is, ear helps you keep your balance. Is it true or false? Yes, I have told you in the video tutorial. Yes, this is true. हमारे मानव कान न केवल हमारी सुनने में मदद करता है, अपितु हमारी बॉडी की बैलेंसिंग में भी अहम भूमिका निभाता है। Now the next question is, what tiny bone is attached to the eardrum? मध्य कर्ण की वह कौन सी हड्डी है जो कि ईयर ड्रम से जुड़ी हुई होती है? Yes, the answer is hammer or malleus. Now the next question is, what are the 3 parts of the ear called? This is the easiest question. Outer, middle, and inner ear. Next question. Sounds pass into the ear and make the dash vibrate. So this is a filling the blank type question. And it make the, yes, eardrum vibrate. Now the next question is, what is the ear part that is shaped like a snail? Yes, and the right answer is cochlea. Next question. This carries electrochemical signals from the inner ear to the brain to interpret what the sound is that was being heard. Yes, and the answer is auditory nerve. Next question. This is the smallest bone in the human body. I am giving you a hint that it is present in the middle ear. Yes, the right answer is stirrup or stipes. Now the next question. These are fluid-filled tubes that loop around and they help us to maintain our sense of balance. Again, a clue for you that these tubes are present in our inner ear. Yes, you are right. They are semicircular canals. Now the next question is, besides hearing, the ear aids us in, yes, body balancing. Now the next question is, here you have to tell that this point, number 13, is pointing to which part of the human ear? Yes, I can give you a hint that it is a part of external ear. Yes, you are right that this is ear canal or external auditory meatus. Now the last question is,
This one, number 18. Number 18 is pointing to which part of the ear? It is a part of the middle ear. Yes, this is eustachian tube. I hope आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आया होगा और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी हम वीडियो ट्यूटोरियल्स के माध्यम से पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे और नए-नए टॉपिक्स को और भी नए तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। Stay safe, stay healthy and keep learning.